उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर उत्तराखंड कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने न केवल 4 साल की उपलब्धियों का बखान किया बल्कि बीजेपी की 9 साल की भाजपा सरकार का जिक्र करते हुए उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला किया। इस कार्यक्रम के दौरान जहां नवनियुक्त आरक्षियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए तो वहीं कई ऐसे लोग भी थे जो CAA के अंतर्गत जिनको भारत की नागरिकता दी गई। अपने उद्बोधन में अमित शाह ने जहां कांग्रेस पर निशाना साधा, अलग अलग प्रदर्शनियों का भी लोकार्पण किया। इस 2 प्रदर्शनियों में जहां BNS की नई धाराओं को लोगों को कितना लाभ मिला है उसको लेकर प्रदर्शनी थी, तो वहीं दूसरी प्रदर्शनी डबल इंजन की सरकार की 4 साल में किए गए जनहित के कार्यों के लेकर थी। इसके बाद अमित शाह जो उत्तराखंड के सरकार और संगठन के पदाधिकारी थे उनके साथ उन्होंने विचार विमर्श किया और सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य बनाए रखने के साथ साथ जो आगामी उत्तराखंड चुनाव है उनको लेकर भी यहां पर मंथन किया गया। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा था और सबसे पहले वो वृंदावन पहुंचे जहां पवन हंस हेलीपैड पर उनका हेलीकॉप्टर ने लैंड किया, जिसके बाद वो यमुना एक्सप्रेसवे के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे जहां ब्रज तीर्थ विकास परिषद की कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान सांसद हेमा मालिनी, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और जिले के अन्य जनप्रतिनिधि और जिले के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तीर्थ स्थलों पर चल रहे विकास को लेकर लगातार CM योगी आदित्यनाथ सख्त रहते हैं और अब की बार भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का कार्य हो या फिर गोवर्धन की परिक्रमा मार्ग का कार्य, उन्होंने कहा है कि इन सब में तेजी लानी आपको प्राथमिकता है। तेजी से काम यहाँ पर होना चाहिए। जो लोग शिथिलता बरत रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। CM योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद एक रसोई का निरीक्षण किया और वहां साधु संतों से भी मिले। CM योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्म स्थान में दर्शन पूजा के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गए। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह आगरा पहुंचे। 10:25 पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में होटल अमर पहुंचे, जहां होटल अमर के कन्वेंशन सेंटर में उनकी एक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा और संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे। बताया जा रहा है कि ये बैठक आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। इस बैठक में चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। 2.5 घंटे तक ये बैठक चली और उसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिकंदरा क्षेत्र में यथार्थ ग्रुप की तरफ से बनाए गए एक अस्पताल यथार्थ अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने यथार्थ अस्पताल का लोकार्पण किया। जनता को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों के सामने रखा और कहा कि भाजपा जनता हितैषी है। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। अधिकारियों ने भी मुस्तैदी के साथ पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। आज एक बहुत बड़ी अनहोनी से बच गए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जब वो कौशाम्बी के दौरे से अपने बंगले से, जो कि ठीक मेरे पीछे है, इसी बंगले से निकल करके वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठे और बैठने के बाद जैसे ही वो हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है उसके अंदर धुआं निकलने लगता है। यहाँ लामार्टिनिया ग्राउंड से ये हेलीकॉप्टर उन्हें अमौसी एयरपोर्ट तक लेके जाता है और उसे आपात लैंडिंग कराई जाती है क्योंकि धुआं लगातार बढ़ रहा था। और वहां आपात लैंडिंग करने के बाद फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दूसरे वाले हेलीकॉप्टर पर बैठ करके फिर अपने कौशाम्बी दौरे पर जाते हैं। लेकिन
सबसे गंभीर बात यही है कि उप मुख्यमंत्री का वो हेलीकॉप्टर जिसमें बैठते ही धुआं होने लगा था, उसकी जांच चल रही है कि आखिरकार इस तरह की घटना क्यों हुई, किस तरीके की हुई और आगे ऐसी घटना ना हो, इन सब को लेकर के जांच चल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। हमारे साथ स्वामी अभिमुखानंद महाराज जी हैं। गुरुजी, आज का दिन ऐसा है कि अच्छा दिन भी है, बुरा दिन भी है। अच्छा दिन इसलिए है कि आज कम से कम गौ माता के लिए धर्म युद्ध लड़ने के लिए हम निकल रहे हैं, और बुरा दिन इसलिए है कि अपने ही देश में अपनी ही गौ माता की रक्षा के लिए अपने ही वोटों से बनाई गई सरकारों के सामने हम लोगों को लड़ना भिड़ना पड़ रहा है। ये मिश्रित भाव हमारे मन में इस समय है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम स्वागत कर रहे हैं लखनऊ। बात यह है कि कौन क्या कह रहा है, इससे हमें मतलब ज़्यादा नहीं है। हमें मतलब है कि जब हम शंखनाद करेंगे उस समय तक शोर साफ हो जाएगा, कौन हमारे साथ है कौन हमारे विरोध में, ये तय हो जाएगा। तो कितने संत पहुंच रहे हैं गुरुजी? आपके साथ बड़ी भीड़ दिखाई। पता नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जो आएगा वहीं से तो हम शुरू करेंगे कि इतने से शुरुआत हम युद्ध की कर रहे हैं। लो, तब जब जाएंगे कई जगह सभा भी करेंगे, रुकेंगे भी, और इससे आगे किस तरीके से प्रक्रिया? जहाँ जहाँ से होकर के हमने घोषणा की है उसी घोषणा किए हुए रास्ते से क्रमशः आगे बढ़ेंगे और पहुँचेंगे। की जाए लखनऊ की सभा के बाद आपका आगे का कदम क्या? आगे का कार्यक्रम 11 तारीख को वहीं मंच पर घोषित होगा। संत गुरुजी आपसे जिससे बात हुई है वो वहाँ पहुँच रहे हैं? कौन कौन से बड़े संत हैं, मंत्री हैं जो आपसे बात हुई है? बात यह है कि अभी तक हमारी किसी से बात नहीं हुई है, अब धीरे धीरे सबसे होगी। देखिए, स्वामी मुक्तानंद ने साफ किया है कि गौ रक्षा के नाम पर बड़े बड़े जो संत हैं वो सभी पहुंचेंगे, मगर किसी से उनकी बात नहीं है। उनका कहना साफ है कि इस गौ रक्षा के संकल्प में साफ हो जाएगा कि कौन साथ है और कौन नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। यूपीएससी के रिजल्ट में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल रिजल्ट सामने आने के बाद 301वीं रैंक पर दो युवतियां सामने आई हैं। दोनों का ही नाम आकांक्षा सिंह है और दोनों ही दावा कर रही हैं कि ये रिजल्ट उनका है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की रहने वाली आकांक्षा सिंह ने अपना एडमिट कार्ड और अपना इंटरव्यू लेटर भी सार्वजनिक किया है और कहा है कि उनका एडमिट कार्ड में जो नंबर है वो इससे मेल खाता है और ये रिजल्ट उन्हीं का है। तो वहीं बिहार के आरा के रहने वाली आकांक्षा सिंह ने भी दावा किया है कि ये रिजल्ट उनका है। ऐसे में मामला लगातार फंसता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की गाजीपुर के रहने वाली आकांक्षा सिंह ने यह भी कहा है कि बिहार के आरा के रहने वाली आकांक्षा सिंह जो अपने आप को इस रिजल्ट का हकदार बता रही हैं, वो दरअसल रणवीर सेना के अध्यक्ष की पोती हैं और उसका वो गलत इस्तेमाल करती हुई देखी जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा होने के बाद अब एरोड्रोम लाइसेंस जो है वो डीजीसीए की तरफ से जारी कर दिया गया। इससे पहले एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर तमाम तरीके के कदम उठाए गए थे और संबंधित एजेंसी द्वारा जांच कर कुछ पॉइंट पर सिक्योरिटी और मजबूत करने की बात कही थी। लेकिन सिक्योरिटी अब मजबूत होने के बाद लाइसेंस मिल चुका है। लाइसेंस मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च में जो चैत्र नवरात्रे आएंगे उनमें उद्घाटन कर सकते हैं। उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यमुना प्राधिकरण के अधिकारी और जनप्रतिनिधि लगातार पीएमओ के संपर्क में हैं और जैसे ही तारीख आएगी उसी दिन उड़ानें भरनी शुरू कर दी जाएंगी। तमाम एयरलाइंस कंपनियों के साथ एमओयू पहले ही साइन हो चुका है और शुरुआती तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ से कार्गो विमान भी चलाए जाएंगे और अलग अलग जो शहर हैं उनके लिए हवाई यात्रा शुरू कर दी जाएगी। तो काफ़ी लंबे इंतजार के बाद अब जो लाइसेंस है उसके मिलने के बाद एयरपोर्ट के संचालन का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है। कई साल से एयरपोर्ट बनाने का काम किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए थे। कई बार निरीक्षण किया और समीक्षा की गई। जो तय समय था उस तय समय में तो एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हो पाया, लेकिन अब पहले चरण का काम पूरा होने के बाद पूरे क्षेत्र की अगर बात करें ग्रेटर नोएडा इलाके की या आगरा, अलीगढ़, मथुरा और बुलंदशहर, मेरठ तक के जो लोग हैं उनको सीधी यहाँ से जो हवाई यात्रा है वो करने का मौका मिलेगा और दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का दबाव कम होगा, गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट का दबाव कम होगा। तो पूरे क्षेत्र में काफ़ी खुशी की लहर है। जेवर विधायक ने भी सभी लोगों को अपना बयान जारी करते हुए एयरपोर्ट के संचालन की बधाई दी है। देखिए, जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ सन 2017 में
यहाँ खेत थे और इसी महीने में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी, इसी महीने में इसके कयास लगाए जाने लगे कि जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। और आज वह दिन आया है जब इसी महीने में कल 6 तारीख को एरोड्रम लाइसेंस मिला है और आज मैं एयरपोर्ट की साइट पर खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे वह एयरपोर्ट है जो देश के प्रधानमंत्री के उस विजन को साकार करता है जहां 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। योगी आदित्यनाथ जी के विजन और प्रधानमंत्री के विजन ने इस क्षेत्र में एक ऐसा प्रोजेक्ट स्थापित किया जो पूरे उत्तर भारत की तरक्की का रास्ता बनने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने महिला दिवस को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। महिला दिवस के दिन हर एक महिला को काशी विश्वनाथ मंदिर में मुफ्त में सुगम दर्शन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए उन्हें कोई भी शुल्क दे नहीं होगा और चाहे वो काशी निवासी हो या फिर देश विदेश से आई हुई महिला, सभी के लिए ये व्यवस्था लागू रहेगी और सभी महिलाओं को काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर विशेष रूप से सुगम दर्शन कराया जाएगा, जिसके लिए किसी तरह की टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को अपनी तरफ से ये तोहफा दे रहा है, जो कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के रूप में है और ये सबसे बड़ा तोहफा मातृशक्ति को महिला दिवस के रूप में देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। आगरा में सगी 2 बहनों के मंतारण केस में आतंकी तार जुड़ने का मामला सामने आया है। रांची सेंट्रल जेल से आगरा पुलिस ने बी वारंट पर आतंकी जावेद अयान को गिरफ्तार किया है। उसे आगरा लाया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि हिजब उल तहरीर और AQIS से इसके संबंध बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस अयान जावेद से गंभीरता के साथ पूछताछ कर रही है, क्योंकि अयान जावेद पर पूर्व में भी देश विरोधी और कट्टरपंथी फैलाने का आरोप लगा है। बता दें, आगरा थाना सदर से 2 बहनें गायब हुई थी, जिनका मंतारण कराया गया था और फिलहाल आगरा पुलिस इस आतंकी अयान जावेद से गहनता के साथ पूछताछ कर रही है कि और भी इस पूरे मामले में जुड़े होने की आशंका है, क्योंकि इतने बड़े रैकेट को अकेला अयान जावेद नहीं चला सकता। इसके पीछे और भी लोग शामिल हैं। अब देखना ये होगा कि आगरा पुलिस इस पूरे मामले का कब तक खुलासा करती है। जब आगरा लाया गया अयान जावेद, उसे कोर्ट में पेश किया गया है और उसकी आगरा पुलिस को कस्टडी रिमांड ही मिली है। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोगों में जागरूकता लाने के लिए विशेष जो सायरन है उसका आयोजन किया गया है। आज टेस्टिंग चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो कुछ भी इमरजेंसी जो हालात होते हैं उसमें लोगों को सावधान करने के लिए स्पेशल ये जो सायरन है वो बनाया गया है। और जो सिविल डिफेंस की तरफ से ये उसका टेस्टिंग है वो चल रहा है। अहमदाबाद में कई जगह ये लगने वाला है, जिसको लेके जो सिविल डिफेंस के DYSP AS है वो अपने साथ जुड़े। और सर, ये जो टेस्टिंग हो रहा है अहमदाबाद में पहली बार हो रहा है, किस प्रकार का इसके अंदर जो अपडेट हुआ है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आम जनता को कि ये जो सायरन का अभी टेस्टिंग हो रहा है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक जस्ट एक प्रक्रिया है जो हमने हाथ धरी है। और सायरन की जो टेस्टिंग की बात है, तो हम देख रहे हैं कि आज ये पूरे विश्व में जो भी युद्ध जैसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति में लोगों को जागरूक करने का काम इस सायरन से ही किया जाता है। इजराइल में हमने देखा कि जो एयर स्ट्राइक होती है जो भी दुश्मन देश तरफ से, वहाँ पर भी सायरन बजती है। तो वही चीज़ हम लोग भी काफ़ी सालों से अपना रहे हैं। और जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार सतर्क है हमारी सेफ्टी के लिए, जो आम जनता की सेफ्टी के लिए, उसके अंतर्गत हमारे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनकी जो सीधी मार्गदर्शन से हमने आज इफ़ेक्टिव रेंज की जो नई टेक्नोलॉजी की सायरन है, वही सायरन आज इंस्टॉल खरीदने की प्रक्रिया के भाग रूप में हमने ये सायरन का टेस्टिंग आज रोज यहाँ पर हाथ धरा है। सर, ये
इसकी जो रेंज है वो कितनी है, कहाँ तक ये जाएगा और अहमदाबाद में कहाँ कहाँ लगेगा, कितनी क्वांटिटी में लगेगा? अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने यहाँ पर 10 सायरन खरीदने की प्रक्रिया की है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर ये सायरन हमें हमारा जो स्पेसिफिकेशन है, जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक सही बैठता है तो ये सायरन फिर हम लोग अभी 10 खरीदेंगे। 10 खरीदने के बाद उसके बाद जहाँ भी जो भी डिस्ट्रिक्ट्स के रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आगे की प्रक्रिया हम लोग खरीदने की हाथ धरेंगे। नई टेक्नोलॉजी सज्ज कर दिया गया है इसको, साथ में इसकी जो क्षमता है वो 5 से 8 किलोमीटर रेंज है। अहमदाबाद में कई जगह पे ये लगने वाला है, साथ में पूरे गुजरात में कोस्टल एरिया में भी इसको लगाने का जो कार्यक्रम है वो सिविल डिफेंस की तरफ से किया जा रहा है। कैमरामैन अतुल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्म क्षत्रिय, अहमदाबाद। कानपुर को उत्तर प्रदेश के व्यापार का केंद्र कहा जाता है और यहाँ से बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट के देशों के लिए चावल भी निर्यात किया जाता है। कानपुर से बासमती और गैर बासमती चावल बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट के देशों यूएई, दुबई, ओमान सहित के देशों में जाता है, लेकिन तमाम शिपमेंट अब युद्ध की वजह से फंस के रह गए हैं। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरह का युद्ध चल रहा है उसकी वजह से तमाम शिपमेंट फंस गए हैं और वहीं व्यापारियों को भी अब डर लग रहा है कि वो अपना माल बाहर भेजें या ना भेजें। जिस तरीके से ये शिपमेंट फंसे हुए हैं वैसे उनके भेजे जाने वाले दूसरे शिपमेंट ना फंस जाएं, इसको लेकर के अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। कानपुर में तमाम एक्सपोर्टर्स हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के हालात हैं और चावल के व्यापार को लेकर के किस तरीके का असर पड़ता हुआ देगा। देखिए, हिंदुस्तान से बासमती चावल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। यहाँ का चावल बासमती बहुत पसंद किया जाता है गल्फ कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट में। सबसे बड़ी दिक्कत आई है कि जो जितने भी बंदरगाह हैं हिंदुस्तान में, जितने भी पोर्ट हैं, मुद्रा पोर्ट, कांडला, इस सब जगह पे चावल काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होने के लिए रखा हुआ है। समुद्री भाड़ा बढ़ गया, इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस नहीं कर रही हैं, इंश्योरेंस के बिना माल नहीं जा सकता। पहले तो इंश्योरेंस कुछ दिन किया कीमतें बढ़ा करके, वर्तमान में इंश्योरेंस की करना ही बंद कर दिया है। तो जानती हैं कि कोई घटना हो गई तो पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस नहीं कर रही हैं, भाड़ा, समुद्री भाड़ा काफ़ी बढ़ गया है। इस वजह से 4 लाख टन माल वर्तमान में जितने भी हिंदुस्तान में 3 पोर्ट 4 पोर्ट हैं उनमें सब में पड़ा हुआ है एक्सपोर्ट होने के लिए। लेकिन अब अगर यही स्थिति रही, एक्सपोर्ट नहीं हो पाया, ये माल ये नहीं गया, तो भविष्य में मंदी आने की संभावना हो सकती है। जिस तरह से और ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध हो रहा है, इसको देखते हुए कानपुर का व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है। अगर ये स्थिति बनी रही तो आगे हम लोग को बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कानपुर से बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट के देशों को चावल निर्यात किया जाता है। ऐसे में क्योंकि चावल का निर्यात अब थम सा गया है तो व्यापारियों में चिंता है कि चावल का जो मूल्य है वो कम होगा, व्यापारी प्रभावित होंगे और अगर लंबे समय तक युद्ध के हालात इसी तरीके से रहे तो किसानों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि हाल ही के दिनों में मिडिल ईस्ट के देशों में चावल का निर्यात बढ़ा था, लेकिन अब हालात इस तरीके के हैं कि निर्यात पर पूरी तरीके से नियंत्रण है, निर्यात रुका हुआ है। तो ऐसे में चावल को लेकर के स्थितियां देश भर में खराब हो सकती हैं। वीडियो तस्वीर के साथ शंतिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। इजराइल ईरान जंग का असर मुरादाबाद के पीतल कारोबार पर देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग ने मुरादाबाद के निर्यातकों के चेहरों पर एक बार फिर मायूसी लाकर खड़ी कर दी है, क्योंकि मुरादाबाद के निर्यातकों का हजारों करोड़ रुपए के पीतल के आइटम से लदे कंटेनर रास्ते में अटके हुए हैं। जंग को लेकर मुरादाबाद के पीतल से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि मुरादाबाद का एक्सपोर्ट बीते कुछ समय से ये रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की मार झेल रहा था। इसके बाद मुरादाबाद के निर्यातकों ने मिडिल ईस्ट की और रुख किया। बीते दिनों जर्मनी में हुई फ्रैंकफर्ट शो में मिडिल ईस्ट से मुरादाबाद के एक्सपोर्टों को बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिले, जिसको लेकर मुरादाबाद के निर्यातकों के चेहरों पर एक खुशी की लहर देखने को मिली। मुरादाबाद की जो हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री है वो इस वक्त बहुत तकलीफ में है, क्योंकि हम सब लोग फ्रैंकफर्ट फेयर से बहुत अच्छे ऑर्डर लेके आए थे। वो सारे ऑर्डर मिडिल ईस्ट के ही थे, वो सारे ऑर्डर रुक गए हैं। अब मुरादाबाद ब्रास सिटी ना होके सारी अलग अलग आइटमों का सिटी बन गया। यहाँ पर एल्युमिनियम, ग्लास, स्टील, लोहा और लकड़ी ये ज़्यादा करके पॉपुलर है। वॉर से पहले ही हम 4 साल से ग्रस्त थे। जो वॉर यूक्रेन और रशिया की चल रही थी उसकी वजह से हम 4 साल से पिछले हम यूरोप का धंधा बिल्कुल चौपट हो गया था। हमें इस बार उम्मीद थी कि 2026 हमारे लिए कुछ बेहतर साल आएगा निकल के, बट उसके बनस्पत ये इन्होंने अब नया ईरान, इजराइल और अमेरिका का वॉर शुरू किया
जिसका कारण ये होगा कि एक्सपोर्ट वाली जो 40% 50% डाउन है, मैं समझता हूँ और 20 से 25% और एक्सपोर्ट डाउन जाएगा। मुरादाबाद के पीतल कारोबारी भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि इस जंग को जल्द से जल्द रोका जाए, और अगर ये जंग का दायरा अधिक बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पीतल से जुड़े लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट मंडराने लगेगा। मुरादाबाद से मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश। गुजरात एटीएस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नकली जाली बिल के जरिए जो विदेशी जो ड्रग्स है वो भेजा जा रहा है, अलग अलग जो बॉक्स में अलग अलग तरीके से भेजा जा रहा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसके बाद गुजरात एटीएस ने नरेश घड़िया को हिरासत में लिया है। आप देख सकते हो कि आरोपी को फिलहाल यहाँ पे लेके आया है। उसके पास से जानकारी मिली कि एटोमेटिक नाम की जो दवा आती है उसमें अलग अलग फार्मा कंपनियों के नाम पे जो मलेशिया, थाईलैंड के अलग अलग जो देश है वहाँ पे ये जो दवाई है वो भेजी जा रही थी। मुंबई एयरपोर्ट पे कार्गो के जरिए ये विदेश भेजा जा रहा था। पूरा जो नेटवर्क है वो कई सालों से चल रहा था। इसके पीछे कौन कौन है जिसको लेके भी तफ्तीश शुरू कर दी है। गुजरात एटीएस ने फिलहाल निकुंज घड़िया को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से 25 किलो से ज़्यादा जो ड्रग्स है वो किया है, साथ में 4 से 5 हज़ार $, क्योंकि ये जो माल है वो महंगा बिका जाता है। 4 से 5 हज़ार किलो का उसका जो रेट है $, का वो रहता है। फिलहाल उसको हिरासत में ले लिया गया है, माल है वो सीज कर लिया गया है और आगे की जो कार्यवाही है वो चल रही है, क्योंकि इसके साथ कौन कौन जुड़े हैं, कितने समय से ये जो नरेश घड़िया है जो माल बेच रहा था, जिसको लेके भी गुजरात एटीएस है उसकी तफ्तीश है वो तेज हो चुकी है। निकुंज घड़िया जो उनके कंपनी है DWN बायोसाइंस नाम की उनके संस्था है, उनके थ्रू अराउंड आज तक 50 किलोज एटोमिडेट बेचा गया था। दूसरा आदमी है चेतन कन्नूभाई वावड़िया, उसका जो रुद्र एंटरप्राइजेस है उसने भी 50 kgs ऑफ एटोमिडेट ड्रग को भेजा था, जो गेनोपॉल करके पाउडर तरीके इसको मिसलेबल करके। तीसरा जो है भौतिक दामजी भाई पद्मणी, इसने भी उसके कंपनी जानी फार्मा के नाम से जो भेजा गया था, अराउंड 25 किलोज ऑफ एटोमिडेट भेजा गया था मिसलेबल करके, एलोवेरा पाउडर करके, तो जिसका वैल्यू अराउंड 4000 to 5000 USD पर kg अभी इंटरनेशनल मार्केट में चल रहा है। कैमरामैन दिल खत्री के साथ बलदेव ब्रह्मक क्षत्रिया, अहमदाबाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।